हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन द क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के बारे में। अभी दिल्ली सल्तनत हमने स्टार्ट करनी है, ठीक। तो मैंने आपको ये बताया था कि दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहला वंश आया मोहम्मद गौरी के बाद, ठीक, हम इसे सल्तनत पीरियड भी कहते हैं। सल्तनत पीरियड इसीलिए क्योंकि ये जो राजा थे जितने भी, ये अपने साथ क्या लगाते थे? सुल्तान। सुल्तान से क्या नाम पड़ा? सल्तनत। तो जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड था वो माना जाता है 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक, ठीक। देख सकते हो आप 1206 से आपका क्या स्टार्ट होता है? स्लेव डेंसिटी। और लास्ट जो है 1526 में जो आपका कहां पे खत्म होता है? लोधी वंश पे, ठीक। जो सल्तनत पीरियड रहा, सल्तनत पीरियड में 5 राजा थे, मतलब के 5 जनरेशन थी, 5 वंश थे। कौन कौन से? एक तो स्लेव, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, फिर उसके बाद सैयद, और फिर उसके बाद क्या हुआ हमारे पास? लोधी डेंसिटी, ठीक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्लेव डेंसिटी के बारे में। देखो, जो स्लेव डेंसिटी है, स्लेव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? गुलाम। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। उसे ये दिल्ली का राजा घोषित करके जब अपने देश वापस चला गया था तब जाकर उसकी जो मृत्यु हो गई थी। क्लियर? बात करते हैं हम अब गुलाम वंश की। इसे क्या कहा जाता है? स्लेव डेंसिटी या फिर गुलाम, या फिर हम इसे एक और नाम से जानते हैं, दैट इज इल्बारी डेंसिटी। पेपर में स्टूडेंट ये आ जाता है, तीनों के तीनों नाम जो है वो आपको याद होने चाहिए। स्लेव, इल्बारी। स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम, ठीक। बात करते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब ये जो गुलाम वंश था स्टूडेंट, गुलाम वंश जो था वो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासक रहा। तकरीबन आप कह सकते हो कि 84 वर्ष तक इसका शासन रहा। जो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था, कंप्लीट टाइम पीरियड दिल्ली सल्तनत का, कम से कम दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था स्टूडेंट वो आपका रहा 320 वर्ष। 320 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत में किसका राज था? आपका इनका, ठीक। इन 5 वंशों का राज था। तो उसमें से 84 वर्ष जो थे वो किनका राज रहा? आपका गुलाम वंश का राज रहा। क्लियर? तो गुलाम वंश की अब स्थापना किसने की? जो पहला गुलाम रहा होगा, मतलब कि जो पहला राजा था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो सिर्फ 1206 से 1210 ईस्वी तक ही वो राजगद्दी पर बैठा। क्यों? वो हम अब देखते हैं। जो पहला राजा था, क्या नाम हुआ उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने जो अपनी कैपिटल बनाई थी, कैपिटल का नाम था लाहौर, ठीक। जब इसे दिल्ली का राजगद्दी मिली मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, तो क्या था? कैपिटल कौन सी थी इसकी? लाहौर। लाहौर के बाद इसने जो अपनी कैपिटल थी वो शिफ्ट की कहां पे? दिल्ली। बाद में जो कैपिटल हुई क्या हुई? दिल्ली। अब द फाउंडर ऑफ द स्लेव डेंसिटी आल्सो कॉल्ड लाख बख्श बिकॉज ऑफ हिज जेन्युइनिटी। ये अलग पॉइंट है स्टूडेंट, ठीक। स्लेव डेंसिटी का फाउंडर कौन है? तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है, मतलब कि लाखों का दान देने वाला। नेक्स्ट पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार आफ्टर द नेम ऑफ फेमस सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। पेपर में ये एज इट इज आया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से सूफी संत की याद में एक मॉस्को बनवाया था?
तो सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी, ठीक, क्या बनवाया था? कुवैत उल इस्लाम मतलब के फर्स्ट मॉस्को, कहने का मतलब पहली मस्जिद जो बनवाई थी, मस्जिद किनके नाम पर बनवाई थी इसने? कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के नाम पे, जो कि एक सूफी संत थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड पॉइंट, इन्होंने 2.5 दिन का दरवाजा, पता ही होगा आपको, ठीक, 2.5 दिन का दरवाजा जो था वो भी किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको पता ही होगा, मैंने इसलिए इसको स्किप कर दिया, कि कुतुब मीनार का जो फाउंडेशन स्टोन था, मतलब कि जो शुरुआत थी वो किसने की थी बनवाने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इन्होंने अपने नाम पर ही कुतुब मीनार जो था वो बनवाया था। क्लियर हुआ इतना? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसके बारे में आप देख लो, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 4 साल जो था वो राजगद्दी पर बैठे थे। डाइड वाइल प्लेइंग चौगान, मतलब के पोलो खेलते समय, जब ये चौगान जो स्पोर्ट है उसे खेलते समय ये क्या हुआ था? घोड़े से नीचे गिर गए थे, जिससे इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इसीलिए सिर्फ 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इन्होंने दिल्ली की राजगद्दी पर अपना शासन किया। क्लियर? नोट हो गया ये स्टूडेंट? नेक्स्ट पॉइंट पे चले। कैपिटल स्टूडेंट आप याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। ये देखो, ये है पूरा गुलाम वंश, ये पूरा जो आपको येलो ग्रीन सॉरी जो पिंक कलर में आपको जितना भी राज्य दिखाई दे रहा है वो किसके अंदर है? वो सारा का सारा स्टूडेंट गुलाम वंश के अंदर है, ठीक। ये जितना भी आपका ये वाला एरिया है जो पिंक कलर का ये एरिया है, ये सारा का सारा आप देख सकते हो किसके अंदर है? ये आपका गुलाम वंश के अंदर है। और नीचे इनके साथ ही कौन कौन से राजा आपके पास चले थे? साउथ में याद करो, छोला डायनेस्टी, आपके पास पांड्या डायनेस्टी, ये आपने किया हुआ है, ठीक। यादव वंश, ये जो थे उस समय कहाँ पे थे? साउथ में। लेकिन नॉर्थ जो पोर्शन था वो सारा का सारा किसके अंदर था? मुसलमानों के अंदर था। क्लियर हुआ? उत्तर भारत पर पूरा किनका राज था? मुस्लिम शासकों का। अब देखो, जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद क्या हुआ? जो इल्तुतमिश था वो अभी बाद में गद्दी में बैठा, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो राजगद्दी पर बैठा उसका नाम था आरम शाह। लेकिन जो आरम शाह था वो एक कुशल राजा नहीं था, उसकी हत्या करके जो इल्तुतमिश है वो राजगद्दी पर बैठा। कब? 1211 ईस्वी से लेकर 36 ईस्वी तक। स्टूडेंट एक चीज और मैं आपको बता रही हूँ, ये जो टाइम पीरियड है वो राजगद्दी पर बैठने का टाइम पीरियड है, और जब तक उसने राज किया वो वाला टाइम पीरियड है। दूसरी बात ये, आगे मैं कुछ राजा जो है वो स्किप करूंगी क्योंकि वो इतने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो बात करते हैं हम शमशुद्दीन इल्तुतमिश की। He was a slave of Qutbuddin Aibak and occupied the throne of Delhi in 1211 after the deposing आरम बख्श। आरम बख्श को इसने हत्या कर दी और राजगद्दी पर बैठ गया। क्लियर है? ये जो था, पहली बात तो ये कि जो इल्तुतमिश था, एक तो ये गुलाम था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। दूसरा ये उसका सन एंड लॉ भी था, मतलब के दामाद, ठीक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। और आरम बख्श को इसने गद्दी से हटा दिया था, उसकी हत्या कर दी और खुद राजगद्दी पर बैठ गया था। नेक्स्ट पॉइंट है
he made Delhi the capital in place of Lahore. स्लेव रेंसी की पहली जो कैपिटल रही वो कौन सी थी? लाहौर। उसके बाद क्या हुआ, लाहौर से जो दिल्ली कैपिटल शिफ्ट की गई वो किसने की थी? इल्तुतमिश ने। तो ये क्वेश्चन आपका बड़ा फेमस है जो पेपर में आता है कि दिल्ली जो कैपिटल थी स्लेव डेंसिटी की वो किसने बनाई थी? तो आंसर क्या आएगा आपका? इल्तुतमिश। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ही सेव दिल्ली सल्तनत फ्रॉम wrath of Genghis Khan the Mughal leader by refusing shelter to ख्वारिज़म शाह whom Genghis was chasing। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे 3-4 बनते हैं। पहला क्वेश्चन, जो चंगेज खान है वो कौन था? आपने नाम सुना होगा चंगेज खान। जो कौन था? एक मंगोल लीडर था। मंगोल जो थी एक प्रजाति थी। कहाँ के लोग थे ये? चाइना के लोग थे। ठीक, बहुत ही लड़ाके किस्म के ये लोग थे, बहुत ही कुशल लड़ते थे और जहां भी ये जाते थे वहां पे तबाही मचा देते थे, सबको तहस नहस कर देते थे। तो जो इल्तुतमिश था उसने मंगोल लीडर से पंगा नहीं लिया। मंगोल लीडर जो था वो एक बंदे का पीछा कर रहा था। नाम क्या था उसका? ख्वारिज़म शाह। इसने क्या किया था स्टूडेंट? इसने इसको पनाह नहीं दी थी। क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, कौन सा राजा था जिसे इल्तुतमिश ने शेल्टर नहीं दिया था? ये क्वेश्चन आया था स्टूडेंट एसएससी के प्रीवियस ईयर में कि कौन सा राजा था जिसे शेल्टर देने से इल्तुतमिश ने मना कर दिया था? क्या आंसर आएगा उसका? आपका ख्वारिज़म शाह। क्लियर है? क्यों मना कर दिया था? क्योंकि जो मंगोल लीडर था चंगेज खान वो इसका पीछा कर रहा था और चंगेज खान से पंगा नहीं लेना चाहता था इल्तुतमिश। क्लियर हुआ? इतना नोट कर लो। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसे मार्क कर लेना, ये पेपर में आया था। कर लिया नोटिस से? नेक्स्ट पॉइंट देखो, he introduced the silver coin and the copper coin. He organized the Ekta system and introduced reforms in civil administration and army, which was now centrally paid and recruited। यहाँ पे देखो क्या था, इसने अरबी सिक्के चलवाए। कौन से? एक तो इसने चलवाए सिल्वर के और दूसरा इसने चलवाए कॉपर के। कौन से सिक्के? अरबी सिक्के। ठीक, सिल्वर कलर का जो सिक्का था, मतलब कि जो सिल्वर कॉइन था उसका क्या नाम था? टंका। और जो कॉपर कलर का, मतलब जो कॉपर का सिक्का था उसका क्या नाम था? जिंतल। तो क्या कहा जाता है? कॉपर जिंतल, सिल्वर टंका। क्लियर? क्या बोला मैंने? कॉपर जिंतल, मतलब जो कॉपर का सिक्का था क्या नाम था उसका? जिंतल। कॉपर जिंतल एंड सिल्वर टंका। क्लियर? कॉपर जिंतल और सिल्वर टंका, ये जो दो सिक्के थे इसने चलवाए। ठीक, उसके बाद ही ऑर्गेनाइज द एकता सिस्टम। अब ये क्या होता है स्टूडेंट? व्हाट इज एकता सिस्टम? एकता सिस्टम का मतलब होता है, इसने पहली बात तो ये कि आर्मी स्टैब्लिश की। आर्मी स्टैब्लिश करने के बाद अगर आप मान लो किसी को रखते हो खुद की प्रोटेक्शन के लिए, आपको उसे पैसे देने पड़ेंगे, सैलरी तो देनी पड़ेगी ना। तो इसने क्या किया? आर्मी तो इसने रख ली, एडमिनिस्ट्रेशन के जो बंदे थे इसने वो भी रख लिए, लेकिन इसने उन्हें सैलरी देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सैलरी की बजाय क्या देता था? उन्हें जगह देता था, लैंड देता था। तो सैलरी की जगह क्या लैंड प्रोवाइड करना, ये आपके पास किस में आया? एकता सिस्टम में।
ठीक, इसने आर्मी एस्टैब्लिश की। आर्मी में ये क्या प्रोवाइड करता था? सैलरी नहीं देता था, ये क्या देता था? लैंड देता था। ठीक, तो इस पॉइंट में आपको ये बताया गया है। क्लियर है? उसके बाद ही सेटअप एन ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स नोन एज चहलगानी या चालीसा ग्रुप ऑफ 40 पीपल्स। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी ठीक, जो इल्तुतमिश था इसने 40 बंदों की एक काउंसिल बनाई, जिसे क्या कहा गया? या तो कहा गया उसे तुर्के चहलगानी, दूसरा बोला गया चालीसा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट पेपर में आता है कि किसने तुर्के चहलगानी की शुरुआत की या चालीसा किसने स्थापित किया। तो आंसर क्या आएगा आपका? इल्तुतमिश, जो क्या था? 40 पर्सन्स की एक ग्रुप था, एक काउंसिल थी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट ये आता है कि एकता सिस्टम की जो शुरुआत थी वो किसने की थी? क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? इल्तुतमिश। क्लियर हुआ? आफ्टर दैट ही कंप्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन आएगा, कंस्ट्रक्शन आएगा। ठीक है, ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार व्हिच वाज स्टार्टेड बाय ऐबक। मैंने आपको वहां पे एक पॉइंट लिखवाया था, जो कुतुब मीनार का फाउंडेशन था वो किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन कंप्लीट किसने किया था? कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने किया था? ये भी क्वेश्चन जो है पेपर में आता है। तो क्या आंसर आएगा आपका? इल्तुतमिश। यहाँ पे स्टूडेंट जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे अगर आप भूल गए ना तो मान लो आपका पेपर जो है वो गया। ठीक, ये चारों के चारों पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, कॉपर जिंकल और सिल्वर टंका जो कॉइन थे वो किसने स्टार्ट किए थे? इल्तुतमिश ने। सेकंड पॉइंट ये कि जो इल्तुतमिश ने कॉइन स्टार्ट किए थे, सिल्वर का जो कॉइन था उसे क्या कहा जाता था? टंका। पेपर में आपके पास ऐसा पूछते हैं स्टूडेंट, टंका और जिंतल ये क्या है? तो क्या बोलोगे आप? ये क्या है? एक सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स है रिस्पेक्टिवली। ठीक, उसके बाद एकता सिस्टम की जो शुरुआत थी वो किसने की थी? इल्तुतमिश ने। थर्ड पॉइंट आपके पास के जो चहलगानी थी, तुर्के चहलगानी, यहाँ पे स्टूडेंट पूरा नाम लिखो इसका, तुर्क ए चहलगानी। ठीक, तुर्क ए चहलगानी जो थी या चालीसा मतलब कि ग्रुप ऑफ 40 पीपल्स काउंसिल जो थी वो किसने स्थापित की थी? क्या आंसर आएगा आपके पास? इल्तुतमिश। उसके बाद कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन थी वो किसने कंप्लीट कराई थी? तो आंसर क्या आएगा आपका? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? नोट करो इसे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करते हैं हम रजिया सुल्तान के बारे में, जो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक राजगद्दी पर बैठी। ठीक, कौन है ये स्टूडेंट? कौन है ये? पता होगा आप सबको। ये पहले
पहली मुस्लिम महिला थी, पहली और एक लौटी मुस्लिम महिला थी जो राजगद्दी पर बैठी। ठीक, क्या नाम हुआ उनका? रजिया सुल्तान। ये सिर्फ 4 सालों के लिए ही राजगद्दी पर बैठी। इनकी जो स्टोरी है, अब पहले स्टोरी सुने स्टूडेंट। पहले हम इनकी जो स्टोरी है वो कंप्लीट करते हैं। इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनका जो पुत्र है रुकनुद्दीन, वो बैठता है दिल्ली के राजगद्दी पर। ठीक, क्लियर हुआ। लेकिन जो रुकनुद्दीन था वो अभी बहुत ही छोटा था, तो जब तक रुकनुद्दीन बड़ा नहीं हो जाता तो उसकी जो माँ थी शाह तुर्कान, जो मदर थी शाह तुर्कान, वो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठती हैं। ठीक, क्या बोला मैंने? इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र था, कौन? रुकनुद्दीन, वो बैठता है राजगद्दी पर। लेकिन अभी ये क्या था? बहुत छोटा था, तो इसकी जो माँ थी, माँ कौन थी? शाह तुर्कान, वो दिल्ली की राजगद्दी पर छाई रहती है। लेकिन वो भी जो दिल्ली की भागदौड़ है उसे अच्छे से नहीं संभाल पाती, और दिल्ली के जो अमीर लोग थे, जो एक उनकी काउंसिल बनी हुई थी, ठीक, तो उन्होंने क्या किया? जो रजिया सुल्तान है उसे राजगद्दी पर बिठा दिया। अब जब रजिया राजगद्दी पर बैठी, पहली बात तो ये कि वो एक बहुत ही कुशल नारी थी, उन्होंने दिल्ली की जो भागदौड़ थी उसे बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला। दूसरी बात एक्चुअली ये थी कि जो अमीर थे दिल्ली के, उन्हें एक चीज बहुत बुरी लगती है, जिसकी वजह से जो रजिया है वो रजिया को वो गद्दी से हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो रजिया है वो गैर हिंदू जो लोग थे, गैर मुसलमान, सॉरी, जो गैर मुसलमान लोग थे, आप कह लो हिंदू, ठीक, जो गैर मुसलमान लोग थे, हिंदू लोग थे, उन्हें क्या करती है? जो दरबार है उन्हें एक उच्च पद दे देती है, जिस वजह से जो अमीर लोग थे वो क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं और रजिया को गद्दी से हटा देते हैं। जो मेन कारण रहा रजिया को गद्दी से हटाने का, वो ये था कि इन्होंने, एक बंदा था, बंदे का नाम हुआ, नोट करो स्टूडेंट, माइंड में अभी क्या कहते हैं, अभी आ नहीं रहा है बंदे का नाम, जस्ट वेट। नाम था उसका मलिक जलालुद्दीन याकुत। ये एक गैर मुस्लिम बंदा था और ये इसे एक बहुत ही उच्च पद दे देती है। ये क्या करती है? इसे घोड़ों का सरदार नियुक्त कर देती है। ठीक, जब इसे ये घोड़ों का सरदार नियुक्त कर देती है, तो ये जो था मेन कारण बना रजिया को दिल्ली की राजगद्दी से हटाने का। जो इनके काउंसिल के लोग थे, जो अमीर लोग थे, उन्हें गुस्सा आ जाता है और रजिया को ये
गद्दी से हटा देते हैं। इसी बीच रजिया की जो शादी है, एक बठिंडा का एक किंग था, नाम था उसका क्या, अल्तुनिया। जब इसे बंदी बनाकर राजगद्दी से हटा लिया जाता है, उसके बाद बठिंडा का जो किंग था अल्तुनिया, क्या हो जाती है, इससे मैरिज हो जाती है। किसकी, रजिया की। मैरिज करने के बाद ये मिलकर दिल्ली पर क्या कर देते हैं, कूच कर देते हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाते और हार जाते हैं ये दोनों के दोनों। बठिंडा का जो किंग था अल्तुनिया और रजिया, ये सेना लेकर दिल्ली पर कूच कर देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ये हार जाते हैं। और रास्ते में इस पर कैथल के पास डाकुओं का 13 अक्टूबर आपका 1240 ईस्वी में कैथल के पास डाकू जो है इस पर हमला कर देते हैं और इसकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, रजिया सुल्तान की डेथ हो जाती है। क्लियर हुई रजिया सुल्तान की स्टोरी। चलो देखो, फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ मिडिवल इंडिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये पॉइंट, ये पहली और एक लौती महिला थी, मुस्लिम महिला थी, जिन्होंने मध्यकालीन भारत के टाइम पीरियड पे राज किया। ठीक, सेकंड पॉइंट है शी डिसएग्रीड पर्दा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने जो पर्दा प्रथा थी, पर्दा प्रथा क्या होती है स्टूडेंट, जो मुस्लिम लेडीज हैं वो क्या पहन के रखती हैं, पर्दा पहन के रखती हैं। तो इसने क्या किया था, उसे खारिज कर दिया था, उसे हटा दिया था और खुले मुंह जो है वो राज दरबार में ये जाते थे टोपी पहनकर। ठीक, मतलब कि जैसे मर्द वस्त्र पहन के जाते हैं, ये उसी प्रकार जाया करते थे, जिससे वो भी एक कारण बना इन्हें राजगद्दी से हटाने का। ठीक, उसके बाद मैरिड किससे शादी की इन्होंने, बठिंडा का जो किंग था अल्तुनिया, मतलब कि बठिंडा का जो गवर्नर था अल्तुनिया, उससे क्या कर लिया इन्होंने, विवाह कर लिया। एंड बहराम शाह सन ऑफ इल्तुतमिश किल्ड हर। बाद में क्या हुआ, जो बहराम शाह था उसने साजिशों के तहत जो इसकी हत्या करवाई गई थी कैथल में, वो किसने करवाई थी, बहराम शाह ने, जो कि इल्तुतमिश का क्या था, बेटा था। क्लियर हुआ, नोट कर लो इसे। यहाँ पे अब स्टूडेंट नोट करो, क्योंकि यहाँ पे आप पॉइंट्स नोट करते जाओ आप साथ के साथ। ठीक, जब बहराम शाह गद्दी पर बैठा, ये सिर्फ स्टूडेंट 2 साल ही बैठा, 1242 ईस्वी में इसकी भी हत्या कर दी गई। ठीक, इसकी हत्या जिसने की उसका नाम था अलाउद्दीन मसूद। मसूद शाह 1242 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह ने क्या किया, बहराम शाह की हत्या करके दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया। क्लियर, इसके साथ ही स्टूडेंट एक और पॉइंट नोट करना, अलाउद्दीन मसूद शाह की जो हत्या थी वो अगेन किसने करवाई, आपके पास बलबन ने।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जब हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे। बलबन ने अलाउद्दीन मशहूर शाह की हत्या करवा दी। कब? 1246 ईस्वी में। किन? अलाउद्दीन मसूद शाह। कब किल किया? 1246 ईस्वी में। क्लियर? 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मशहूर शाह की हत्या करके राजगद्दी पर, लेकिन ये याद रखो ये बलबन उस समय राजगद्दी पर नहीं बैठा था, इसने किसी और को राजगद्दी पर बिठाया अलाउद्दीन मशहूर शाह के बाद, ठीक, जिनका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। इनके बाद जो राजगद्दी पर बलबन ने किसे बैठाया? नसीरुद्दीन महमूद को। ये कौन था? पहली बात, ये गुलाम था और बाद में क्या बन गया? इसका दामाद भी बन गया। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो था वो नसीरुद्दीन महमूद से करवाया था और क्या हुआ? ये जो था उसका गुलाम था। क्लियर हुई इतनी स्टोरी? नोट करो इसे। लेकिन ये जो बंदा था स्टूडेंट नसीरुद्दीन, ये बहुत ही नेक बंदा था। इसे जो भी मिला इसने उसमें से कुछ भी नहीं रखा, किसी भी चीज को ये यूज नहीं करता था। ये टोपी सीकर अपना गुजारा किया करता था। जितने पैसे इसे टोपी सीकर और इसे बेचकर मिलते थे, ये सिर्फ उसी में अपना गुजारा करता था। इसे राज दरबार का कुछ भी नहीं चाहिए था। बलबन ने क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह इससे तो करवा दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ? बलबन खुद राजगद्दी पर बैठा। इसका जो ओरिजिनल नेम था स्टूडेंट, दैट इज बहाउद्दीन। इसका जो ओरिजिनल नेम था वो था बहाउद्दीन, ठीक। इल्तुतमिश में स्टूडेंट एक पॉइंट और है जो रह गया है, वो नोट करना, यही पे नोट कर लो। जो इल्तुतमिश था वो एक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सुल्तान की जो उपाधि थी वो बगदाद के खलीफा से वैधानिक तौर पर ली थी, ठीक। क्या बोला मैंने? वैधानिक रूप से बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि ली थी। क्लियर? नोट कर लो ये यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है पेपर में कि पहला ऐसा किंग था जिसने जो सुल्तान की उपाधि ली थी। तो वैधानिक तौर पर तो क्या आंसर आएगा आपका? इल्तुतमिश। हो गया स्टूडेंट? बात करते हैं अब हम बलबन की।
ठीक, बलबन का मैंने जो भी आपकी स्टोरी थी वो मैंने आपको बता दी। नसीरुद्दीन के बाद जो राजगद्दी पर बैठे वो कौन थे? बलबन। कब बैठे? ये बैठे 1266 ईस्वी में। क्लियर है? 1266 ईस्वी में ये राजगद्दी पर बैठे और राजगद्दी पर बैठने इन्होंने बहुत सारे मेन जो है फैसले लिए। कौन सा? सबसे इंपॉर्टेंट इनका फैसला था सेपरेटेड मिलिट्री डिपार्टमेंट। क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, दीवाने अलीज क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीवाने अलीज का जो स्थापना थी वो किसने की थी? आंसर क्या आएगा? बलबन। इसका मतलब था मिलिट्री डिपार्टमेंट, सेपरेटेड मिलिट्री डिपार्टमेंट। सेना को इसने एडमिनिस्ट्रेशन से क्या किया था? अलग किया था। दूसरा था दीवाने विजारत, मतलब के फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसने दो डिपार्टमेंट्स की स्थापना की। पहला एक तो था मिलिट्री डिपार्टमेंट, दूसरा था इसने फाइनेंस डिपार्टमेंट। मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता है? दीवाने अलीज। जो फाइनेंशियली डिपार्टमेंट था उसे क्या कहा गया? दीवाने वजारत। क्लियर हुआ? सेकेंड पॉइंट ये, ही डिक्लेयर दैट किंग वाज द डिप्यूटी ऑफ गॉड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियाबते खुदाई, क्वेश्चन ऐसा आता है किसने ये डिक्लेयर किया कि जो किंग है वो है नियाबते खुदाई या फिर डिप्यूटी ऑफ गॉड। या क्वेश्चन स्टूडेंट ये आया था एसएससी के पेपर में कि किसने ये कहा था कि जो किंग है, सुल्तान है, वो क्या है? शैडो ऑफ गॉड, जिसे क्या कहा जाता है? जिल्ले इलाही। किसने बोला ये? बलबन ने। क्लियर है? बलबन जो था 1266 ईस्वी में, इसका जो पूरा नाम था वो था ग्यासुद्दीन जो बलबन था वो ग्यासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली का राजगद्दी पर बैठा। कब? 1266 ईस्वी में। और एक तो क्या किया इसने? दो डिपार्टमेंट बनाए, दीवाने अलीज, और सेपरेट किया मिलिट्री डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट को। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नियाबते खुदाई या शैडो ऑफ गॉड, मतलब के जिले लाही, ये भी किसने बोला? के बलबन ने बोला। ठीक, उसके बाद एंड इंट्रोड्यूस प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पाइबोस। ये क्या होता है स्टूडेंट? सिजदा के जो किंग है उसके आगे सिजदा करना, कि आप क्या करोगे? सिजदा करोगे। इस तरीके से जब एक किंग निकलेगा, मतलब कि उन्हें झुककर सलाम करना। जो पैबोस था, पैबोस का मतलब होता है पैरों को चूमना। जो राजा होता है, राजा जो प्रजा है वो क्या करेगी? अगर उनसे मिलना है तो क्या करेगी? उनके पैरों को चूमेगी। तो वो भी किसने स्टार्ट किया था? बलबन ने। सिजदा और पैबोस, ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट के सिजदा और जो पाइबोस था वो किसने स्टार्ट किया था? आंसर क्या आएगा आपका? बलबन। नोट करो इसे। कर लिया नोट स्टूडेंट?
पे ही अब आप पॉइंट्स नोट करो बलबन के बारे में। एक उत्सव था स्टूडेंट, ठीक, नवरोज का उत्सव था, वो भी किसने स्टार्ट किया था? आपका बलबन ने। ये क्वेश्चन आया था स्टूडेंट एसएससी में और रेलवेज में भी कि फारसी रीति रिवाज से कौन सा उत्सव था जो स्टार्ट किया गया था बलबन द्वारा? तो आंसर था आपका नवरोज। नवरोज का जो त्योहार था वो बलबन ने स्टार्ट किया था। मनाना, पहले इसे दिल्ली में नहीं मनाया जाता था, लेकिन जो बलबन था उसने फारसी रीति रिवाज से मनाया जाने वाला नवरोज त्योहार पहली बार मनाया गया था। किसके टाइम पीरियड पे? बलबन के टाइम पीरियड में दिल्ली में। क्लियर? कर लिया नोट स्टूडेंट? ये कर दूं अब। नेक्स्ट पॉइंट इसमें एक और लिखो नोट डाल के कि बलबन ने लौह एवं रक्त नीति शुरू की थी। मंगोलों के विरुद्ध। क्लियर है? जो मंगोल थे उनके विरुद्ध इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? लौह एंड रक्त नीति। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है। ब्लड एंड आयरन जो नीति है वो किसने स्टार्ट की थी और किसके अगेंस्ट? तो क्या आंसर आएगा? ब्लड एंड आयरन नीति मंगोल्स के विरुद्ध जो थी वो स्टार्ट की थी किसने? बलबन ने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये पॉइंट आप उसमें नोट कर लेना, ठीक। लौह एंड रक्त नीति, ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन नीति जो थी वो बलबन ने स्टार्ट की थी मंगोलों के अगेंस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट है, इसी में पॉइंट डाल के लिखो, बलबन के ही टाइम पीरियड में एक फारसी कवि थे, प्रसिद्ध फारसी कवि, जिनका नाम था आमिर खुसरो। वो भी किनके राज दरबार में थे? बलबन के राज दरबार में। क्वेश्चन स्टूडेंट एक और भी आता है, आमिर खुसरो का जो रियल नेम था वो क्या था? तो आमिर खुसरो का जो रियल नेम था दैट इज अमीर हसन। अमीर हसन जो था वो रियल नेम था किसका? अमीर खुसरो का। ये एक फारसी प्रसिद्ध कवि थे, किसके राज दरबार में? बलबन के राज दरबार में। क्लियर है?
जो कैकुबा था वो क्या था, ग्रैंडसन था किसका, बलबन का। बलबन का पुत्र था, पुत्र नहीं बोला स्टूडेंट मैंने, पुत्र बोला है, मतलब कि ग्रैंडसन, बलबन का पुत्र था, वाज सीटेड ऑन द थ्रोन, मतलब कि राजगद्दी पर बैठा, लेकिन जिसे किसने मार दिया, खिलजी फैमिली के जो स्लेव था, गुलाम था किसका, कैकुबाद का गुलाम था खिलजी, उसने हत्या कर दी और खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत की। या इसे एक और नाम से भी जाना जाता है जो पेपर में आता है, नाम है इसका शमसुद्दीन कैमूर्स। ठीक, शमसुद्दीन कैमूर्स नाम का नाम जो है, इसे वो भी कहा जाता है, जो लास्ट रूलर था वो कौन था, कैमूर्स था, जिसे किसने मार दिया था, खिलजी वंश के राजा ने मार दिया था और खिलजी वंश की स्थापना की थी। जो लास्ट स्लेव डायनेस्टी का मतलब कि लास्ट गुलाम शासक था, क्या नाम था उसका, लास्ट गुलाम शासक, मतलब कि स्लेव डायनेस्टी का नाम था उसका कैमूर्स, या फिर उसे क्या कहा जाता है, कैबर्ड भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो ये कब तक था, 90 तक। तो आज जो है आपका स्लेव डायनेस्टी मतलब कि गुलाम वंश जो है वो खत्म होता है। कब से कब तक किया हमने, 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक, 84 वर्ष तक किसका राज रहा, गुलाम वंश का। क्लियर है? यहाँ तक जो है आप रिवाइज करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ये आप नोट कर लेना, ठीक है।